एक्चुअली ऐसे एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा था एमर्स वाला कि नहीं यहाँ ऐसा ऐसा बैच में लॉन्च करने जा रहा हूँ, और आपने सेम वही चीज़ आपने कहा मैं टास्क दूंगा डेली का और आपको फॉलो करना है, प्रोसेस करके मैंने ज्वाइन कर लिया था। और उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि मुझे खुद से सोचना नहीं पड़ता था कि नहीं यहाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अच्छा हाँ ये चीज़ है इतना इतना कर लेना है, बस काफ़ी है। जब मैंने अपना नाम देखा फिर उसका मैंने अपना पोस्टल कोड मिलाया, कौन सी रैंक मिली है, मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था, मतलब मैंने ये नहीं सोच रखा था कि नहीं अच्छा मुझे ये मिल जाएगा। तो उस दिन सुबह से ही एकदम जो पहली खुशखबरी थी वो यही थी कि नहीं यार रिजल्ट आ गया। सब लोग एकदम शॉक होकर के उस दिन उठे थे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होगा, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो आज की वीडियो फिर से आपके लिए एकदम धमाकेदार होने वाली है और इस वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो सबसे पहले इनको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि बहुत बहुत मुबारक सीजन 2022 में सिलेक्शन लेने के लिए। तो भाई सबसे पहले अपना इंट्रो दे दो एक अच्छा सा। मेरा नाम विवेक पाल है और मैं यहीं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के लालगंज टाउन से बिलोंग करता हूँ। और अब की मेरा जो है सीजल मैंने दिया और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है इसमें, और ASO CSS पे जो है मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत मुबारक इनको। और फटाफट मतलब इस वीडियो में ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं क्योंकि लास्ट अपनी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो हम सीधा सवाल पूछेंगे, भाई साहब उसके आंसर देंगे और मज़ा बहुत आएगा। तो पहला सवाल एकदम बेसिक सा जो हर कोई पूछता है, रिजल्ट आया, फील कैसा हुआ अंदर से, मतलब कैसी आग लगी और घर वालों का रिएक्शन क्या था, वो सब बताओ। तो जैसा कि रिज़ल्ट आना था जब, तो ये था कि हाँ अच्छा इस तारीख में आना है, 12 से 15 के बीच में मुझे था कि आ जाएगा। अच्छा उसमें बीच में सैटरडे संडे भी पड़ रहा था, तो मुझे लगा सैटरडे संडे को क्या ही आएगा, लेकिन हाँ आया। और फिर जब मैं उठा सुबह, तो हालांकि रिजल्ट आ गया था रात में, मुझे पता चला सुबह करीब वही 5:30 के आसपास, 5:15 के आसपास मैंने रिजल्ट देखा था। और सबसे पहले फेसबुक खोला तो उसमें देखा और पहली पोस्ट ही यही पड़ी थी कि SSC CGL 2022 रिजल्ट डिक्लेयर्ड। उसके बाद मैं फोटो देखा उस पर, तो देख रहा हूँ कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही हर पोस्ट की। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने डाउनलोड किया, रिजल्ट पूरा चेक किया कि नहीं अच्छा हाँ क्या क्या कैसे कैसे देखा जब, तो खैर मेरा नाम उसमें था। जब मैंने अपना नाम देखा फिर उसका मैंने अपना पोस्टल कोड मिलाया, कौन सी रैंक मिली है, तो देख रहा हूँ B03 असिस्टेंट CSO। मैंने कहा यार ये मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था, मतलब मैंने ये नहीं सोच रखा था कि नहीं अच्छा मुझे ये मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर वाले सब लोग ऑब्वियसली बात सो रहे थे सब लोग, मैंने सबको उठाया, मैंने कहा रिजल्ट आ गया है। और मेरा तो मतलब उस दिन सुबह से ही एकदम जो पहली खुशखबरी थी वो यही थी कि नहीं यार रिजल्ट आ गया है। सब लोग एकदम शॉक होकर के उस दिन उठे थे। तो ऐसा है था। और अरे बिल्कुल उस दिन तो फिर 2-3 दिन तक तो पूरा एकदम जो है जश्न वाला पूरा होता ना, जब रिजल्ट आता है तो रात में नींद नहीं आती, वही हाल था। हाँ खैर ये तो सभी के साथ होता है कि रिजल्ट आता है तो अलग ही खुशी होती है। चलो दूसरा सवाल पूछते हैं, ये बताइए CSS क्यों लिया, मतलब और ही पोस्ट थी जैसे GST इंस्पेक्टर। CSS का मेन रीज़न ये था कि मैंने पहले तो चाहता मैं भी GST इंस्पेक्टर था, लेकिन हाँ उसके साथ साथ मेरा ये भी मन था कि पास में रहे, मतलब ज़्यादा दूर ना जाए। फिर हाँ, और मैंने वैकेंसी वगैरह का देखा तो लखनऊ में एक भी वैकेंसी थी, कानपुर में भी कानपुर थी ही नहीं। मैंने कहा अगर लखनऊ कानपुर नहीं मिल रही तो फिर उससे अच्छा दिल्ली है, अगर दिल्ली जा रहे हैं तो फिर CSS ले लिया जाए, वही फिर लाइफ टाइम ही दिल्ली रहा जाए। और अगर लखनऊ कानपुर होती तो फिर मैं यहीं के लिए ऑप्ट करता। हाँ अच्छा नहीं सही है। और ये हम सबसे बोलना चाहेंगे, जब भी आप ये पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म जब भी फिल करते हो तो ये हमेशा देखो कि होम स्टेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है घर के पास रहना। एक बात ध्यान रखना, आपकी पोस्टिंग हो जाती है अंडमान निकोबार में, आप IAS बन जाते हो, मज़ा नहीं आएगा दोस्त। घर में रहोगे ज़्यादा सुखी रहोगे, फैमिली के साथ रहना अलग ही सुकून देता है। चलिए अगला सवाल, ये हमारे एमर्स का जो मेरा स्टडी ग्रुप आया था उसके पहले स्टूडेंट थे। हाँ, ठीक है, तो हाँ पहले बैच के मेरे स्टूडेंट थे, तो इनसे पूछना चाहेंगे उस ग्रुप से कुछ फ़ायदा वायदा हुआ है नहीं हुआ है, जो भी आपके मन में वो बताइए। तो एक्चुअली ऐसे एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा था और तभी ये आया आपका जो वीडियो था एमर्स वाला कि नहीं यहाँ ऐसा ऐसा बैच में लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो देखते हैं अच्छा क्या चीज़ है, कुछ नया धमाकेदार। और मैंने पहली बार ही ऐसा देखा था, ये कॉन्सेप्ट जो था कि नहीं यहाँ टास्क देने वाला, मैंने पहली बार देखा। अच्छा तो मुझे ये इसलिए भी थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं थोड़ा क्या है आलसी टाइप का हूँ, तो मुझे लगता है यार कोई बता दे मुझे क्या क्या करना है तो मैं कर लूँगा। और आपने सेम वही चीज़ आपने कहा मैं टास्क दूंगा डेली का और आपको फॉलो करना है। मैंने कहा चलो यार ये तो बहुत बढ़िया। तो मैंने उस समय जो है तुरंत व्हाट्सएप नंबर जो था उस पर पूरा वो सब प्रोसेस करके मैंने ज्वाइन कर लिया था। और उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि टारगेट मुझे मिल जाता था, मुझे खुद से सोचना नहीं पड़ता था कि नहीं यहाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अच्छा हाँ ये चीज़ है इतना इतना कर लेना है, बस काफ़ी है। अच्छा आपने जो पढ़ाई की थी वो घर से की है या बाहर से? तो पढ़ाई तो एक्चुअली मैंने पूरा घर से ही किया है, मतलब 12th के बाद मैं घर से बाहर गया ही नहीं, इवन 1 महीने के लिए भी। हाँ टोटल घर पे ही था। और जितना भी मतलब अगर कोचिंग कोई ज्वाइन भी करनी है
तो ऑनलाइन में ज़्यादा ही प्रेफर करता था, क्योंकि कंटेंट वाइज भी और अपनी जो सुविधा होती है उसमें भी सही रहती थी। नहीं, यहाँ कभी भी मुझे क्लास करने का टाइम मिला कभी भी कर सकता था, तो इस वजह से भी जो है ऑनलाइन ही मैंने प्रेफर किया। आप घर से पढ़ाई कर रहे थे तो कहीं मन में नहीं आया कि लाइब्रेरी जाना चाहिए? हाँ, लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि जैसे प्री का हो गया था 6 दिसंबर को था मेरा प्री, और उसके बाद ये हुआ कि न्यू ईयर वगैरह स्टार्ट हुआ, सबने कहा कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, रेजोल्यूशन ने कहा चलो अच्छा हम भी कुछ लेते हैं, तो हुआ क्या लिया जाए, दोस्तों ने कहा चलो जिम वगैरह, मैंने कहा जिम वगैरह नहीं, हम चलते हैं लाइब्रेरी, अब की बार मेंस भी लगा हुआ है, तो लाइब्रेरी का फिर मैंने सोचा, तो मैंने 2 जनवरी से लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। हाँ, और वो मेरे टाउन में मतलब पहली लाइब्रेरी खुली ही थी वो, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आराम से बैठेंगे वहीं पर, अपना पढ़ाई वढ़ाई भी हो जाएगी, और उसका भी खैर मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि वहाँ जाने के बाद मेरा ये था कि नहीं, हाँ, और लाइब्रेरी के अंदर घुसते मेरा पहला ही रहता था कि सोशल मीडिया एकदम बंद, चलाना ही नहीं है, और वहाँ से मैंने मेंस के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए मतलब फ़ायदा मिला लाइब्रेरी से? फ़ायदा मिला बिल्कुल मुझे जो है। अच्छा, मान लो अगर किसी के घर के आसपास लाइब्रेरी की सुविधा नहीं हो, या फिर ऐसा ज़रूरी है क्या लाइब्रेरी ज्वाइन करनी? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ये डिपेंड करता है कि नहीं आपके घर पे मतलब कैसा है। अगर आपके घर में सेपरेट कमरा आपको मिल रहा है तो लाइब्रेरी वाला ही काम करेगा वो भी, आपको अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लाइब्रेरी करते हो भाई, अगर जरूरत हो आपको तभी ज्वाइन करो, वरना अगर घर में माहौल है, घर में शांति है, खाली कमरा है तो जरूरत नहीं है। लोगों को देख करके नहीं जाना चाहिए कि दूसरे को देख कर मोटिवेशन मत ले लो कि नहीं वो बंदा लाइब्रेरी जा रहा है तो हम भी जाएंगे, वो उतना मजा नहीं आएगा फिर आपको। अगला सवाल कि टोटल तैयारी करने में आपको कितना टाइम लगा, मतलब कब तैयारी करना शुरू किया था और फाइनल सिलेक्शन तक? टोटल तैयारी मान के चलिए मैंने शुरू की थी 2020 से, मैंने शुरू की थी भाई लॉकडाउन के आसपास से मैंने शुरू किया था, क्योंकि हाँ फिर अच्छा मेरा ये भी नहीं था कि नहीं हाँ अभी तुरंत से ले लेना, मैंने कहा आराम से करते, मेरा ये था कि नहीं आराम से करेंगे। तो 2020 लॉकडाउन से मैंने स्टार्ट की थी धीरे धीरे, फिर उसके बाद प्री क्वालिफाई हुआ, फिर एक मेंस रुका मेरा, फिर उसके बाद फाइनली फिर अच्छा जब से फिर ये था कि एमर्स वाला बैच मिल गया था, फिर गाइडेंस वगैरह मेरा, तो फिर उसके बाद तो फिर एकदम जो है फाइनल सेलेक्ट, हाँ कोई दिक्कत आई ही नहीं। आपके हिसाब से टोटल तैयारी करने में कितना टाइम लगता है? अगर ईमानदारी से बच्चा तैयारी करना शुरू करे आज से तो कितना टाइम लगेगा? 1 साल बहुत है, 1 साल बहुत है, सफिशिएंट है। 1 साल में आपका जो है सिलेबस वगैरह खत्म होकर के, रिवीजन होकर के, मॉक टेस्ट वगैरह देकर के आप एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे कि नहीं हाँ निकलने के हो जाएगा मतलब। अगला सवाल, आपकी तैयारी में योगदान किस किस का रहा और सबसे ज्यादा किसका रहा? क्या ऐसी चीज है जिससे आपका सिलेक्शन हुआ? देखिए, तैयारी में योगदान तो वो कहते हैं ना कि सक्सेस जो है अकेले की नहीं होती है। ये बात सही है, मतलब अगर कोई ये हमें पर्सनली लगता है कि अगर आपको ऐसा कोई बोले कि एक टीचर ने हमें पढ़ाया मेरा सिलेक्शन हो गया, तो ये गलत है। सिर्फ अगर आप मैथ्स पढ़े हो तो मैथ के अलावा भी 3 सब्जेक्ट हैं, सिर्फ इंग्लिश पढ़े हो तब भी 3 सब्जेक्ट हैं, और बहुत सी चीजें होती हैं तब जाके सिलेक्शन होता है। वही चीज़ तो मतलब टीचर से लेकर के आपके घर वाले जो हैं उनसे लेकर के आपके दोस्त, तो इन सबका कहीं ना कहीं होता है। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल एक तो मेरा, उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी, क्योंकि सारे दोस्त मेरे घर अच्छे थे, बढ़िया जो है। और जैसे कि मैं जहाँ पे एक दोस्त था वो मेरा IIT कानपुर में था, तो वो जो है उससे मतलब ये था कि नहीं अच्छा पढ़ना कैसे है, कितनी देर तक लोग पढ़ सकते हैं, उसको मतलब मैं देखता तो मुझे लगता था नहीं अच्छा हाँ इतनी देर तक भी पढ़ा जा सकता है, ये था। और फिर जैसे लखनऊ जाता था तो एक मेरा दोस्त था उसके यहाँ रुकता था, तो वहाँ पे था, तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट किया करता था। नहीं हाँ उसका ये कहता देखो भाई पढ़ने से कोई आज तक मरा तो है नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यार ये तो मैंने नहीं सुना, तो कहता तो भाई पढ़ो यार, फिर सही बात है। जब तक मैं जितना पढ़ सको पढ़ो। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात है। तो ये ऐसा था मेरा। और बाकी उसके बाद तो ये दोस्तों का था, और फिर उसके बाद घर वालों का मेरा ये था कि हाँ घर वालों से कोई भी प्रेशर नहीं था, तुम्हें जब तक तैयारी करनी है, हाँ तुम्हें जब तक तैयारी करनी है आराम से करो। कोई ये नहीं कि नहीं टाइम बाउंडेशन कोई नहीं थी कि नहीं यहाँ तुम्हें आज ही कर लेना है या फिर कल तुम्हें 2 साल में ये बन जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद टीचर्स का गाइडेंस, और फिर जो अपना ग्रुप था इसका जो है, यहाँ पे मुझे क्या होता था डाउट वगैरह से कुछ आया तो वो मेरा सॉल्व हो जाता था यहाँ पे। तो वही ना कि कई सारे लोगों का मिला करके कंबाइंड एफर्ट था, जाके तब ये पोस्ट आज मिली है। हाँ ये बताइए मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है तैयारी करते के टाइम? मॉक टेस्ट का तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि मेरा ये था पहले मॉक टेस्ट को पहले मैं भी इग्नोर करता था। और जैसे लोग डरते हैं कि अरे यार मॉक टेस्ट दे रहे हैं स्कोर कम आएगा तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, ऐसा मेरे साथ था पहला। लेकिन फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट किए और अब की बार का जो मैंने मेंस दिया था उसके पहले मान के चलिए मेंस के मेरे अगर देखे तो सेक्शनल और फुल पूरे मिला करके करीब 120-125 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे टोटल। 120-125 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, और प्री के जो थे वो अलग, सिर्फ मेंस के मैंने इतने दिए थे, तो काफ़ी फायदा
हुआ इससे मुझे। तो मॉक टेस्ट तो जरूर ही देना चाहिए, स्कोर आपका कम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं डरते हैं थोड़ा सा, हाँ, नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन क्यों कम आ रहे हैं उससे आप गलती पता चलेगी उसमें कि नहीं यहाँ क्यों कम आ रहे हैं, उसको फिर आप इम्प्रोवाइज कर पाओगे ये चीज़। अच्छा, इसी में एक सवाल और कि जैसे किसी का इसको रुक गया है 100 नंबर पे, 110, 120 पे, तो वो ऐसा क्या करे कि नंबर बढ़े? क्योंकि बहुत बच्चों का हम सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं कि भैया मेरा स्कोर रुक गया है, कोई बोला 80 नंबर, कोई बोला 120, सबके स्कोर अगर रुके हुए हैं तो उसे इम्प्रूव कैसे करें? मॉक टेस्ट में देखिए हाँ ये होता है कि एक टाइम पे आके सैचुरेशन थोड़ा हो जाता है कि नहीं हाँ इतने पे स्कोर अटका है या फिर फंसा है, तो उसमें यही रहेगा कि आप देखिए कहाँ पे किस सेक्शन में आपके कम आ रहे हैं, उस सेक्शन को आप देखिए पर्सनली। अच्छा उस सेक्शन में फिर आप गए, जैसे इंग्लिश में आपके कम है तो इंग्लिश में फिर आपने देखा अच्छा इंग्लिश में क्यों कम हो रहा है, उन चीज़ों को आप इम्प्रोवाइज़ करिए, उन चीज़ों को आप इम्प्रोवाइज़ करेंगे अपने आप आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपनी गलतियों पे काम हाँ, अपनी गलतियों पे काम करें, आप कुछ भी बन सकते हैं, ये तो है। ये बिल्कुल सही बात है। अब चलिए उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो हर कोई पूछता है कि मैथ की स्ट्रेटजी बता दो, इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दो, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं कि आपने मैथ कहाँ से पढ़ी थी और कौन कौन सी किताबें आपने लगाई थी और कैसे पढ़ी थी? मैथ्स का मेरा ऐसा था कि मैंने जो है पहले तो पढ़ा था, जब सबसे पहले मैंने एसएससी की शुरुआत की तो वाईफाई स्टडी करके एक चैनल था, उसमें एक सर थे साहिल खंडेलवाल, उनसे मैंने जो है पढ़ना शुरू किया था। उनसे पढ़ते फिर मेरा एक दोस्त था संदीप करके, उसने मुझे रिकमेंड किया यार गगन सर बढ़िया पढ़ाते हैं और मेंस तक का उनका मतलब पूरा कवर हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है बैच लेके देखते हैं। अच्छा गगन सर का फिर मैंने बैच लिया और गगन सर के बैच से फिर मैंने पढ़ा पूरा, और धीरे धीरे करके जब सिलेबस ख़त्म हो गया फिर मैंने जो है लगाना शुरू किया अपना जो है प्रीवियस ईयर वगैरह ये सब मैंने देने शुरू किए। और फिर उसके बाद मॉक पे काम करता था, प्रीवियस ईयर मॉक, और वही रेशियो कि नहीं यहाँ प्रीवियस ईयर के 2 मॉक देने हैं और जो ये वाले होते हैं जो टेक्स्ट बुक वगैरह अपनी तरफ से देता है फिर इनको 1:1 के रेशियो में चलता था। हाँ, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर भी मॉक से क्या होता था, प्रीवियस ईयर भी कवर होता जा रहा था और नए वाले जो मॉक मिलते थे वो भी मिल जा रहे थे। तो ये जो है मैथ्स के लिए तो यही किया था मैंने। अच्छा, आपने मैथ्स का सिलेबस कितनी बार कंप्लीट किया था? 2 बार तो मैंने कंप्लीट ही किया था, 2 बार मैंने अच्छे से, हाँ अलग से मॉक टेस्ट फिर प्रैक्टिस 2 बार, लेकिन मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था क्योंकि एक बार में चीज़ें उतने अच्छे से मुझे नहीं क्लियर हो पाई थी, तो कुछ चीज़ें जैसे रह गई थी तो उनको मैंने जो है फिर बाद में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अभी भी उस तरीके से, जैसे रेस वाला है मेरा थोड़ा सा वीक है अभी भी, हाँ तो वही चीज़ है ना, तो इसलिए 2 बार मुझे करना पड़ा था, पूरा जो है गो थ्रू किया मैंने, उसके बाद जा करके चीज़ें एकदम लाइन पे आ गई थी। अच्छा, मैथ में किस बुक से आपने पढ़ाई की थी? मैथ में मैंने जो है पहले तो राकेश यादव की ली थी, राकेश यादव सर जो हैं उनकी मैंने ली थी, वो आती थी ना 7600 प्लस, हाँ 7300 वो वाली मैंने ली थी, उससे मैंने प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद एक गगन सर ने बुक लॉन्च की थी, वो केवल मेंस के क्वेश्चन थे, उसमें मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको मैंने मेंस के टाइम पे लिया था कि नहीं अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते, इसमें क्या है मेन क्वेश्चन और अच्छे लेवल के, मेंस में ये रहता ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो अगर अच्छे आप कर ले जा रहे हो तो फिर तो बेसिक वाला आप प्री का कर ही ले जाओगे। तो हाँ, तो वो वाली भी बुक मैंने कंप्लीट की थी, तो यही 2 बुक जो है मैंने मैथ्स में की थी, इसके अलावा और कोई नहीं। आप बीच में मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे, तो मॉक टेस्ट आपने किस किस ब्रांड के लगाए थे? मॉक टेस्ट मैंने जो एमर्स ग्रुप में आता था कि नहीं अच्छा आज ऑलिव बोर्ड देना है तो ऑलिव बोर्ड टेक्स्ट बुक, नहीं तो वैसे पास जनरली मैंने टेक्स्ट बुक का परचेज कर रखा था, उसके पहले भी मैं टेक्स्ट बुक से ही दिया करता था। वैसे भी हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि टेक्स्ट बुक का ही पास लो, बाकी फ्री में जैसे सैटरडे संडे को फ्री रहता है ऑलिव बोर्ड का, प्रैक्टिस मॉक का, या कभी कभी ये सुपर मॉक्स भी, तो वो भी दे सकते हो फ्री वाले, एक पास खरीद लो बाकी फ्री वाले देते रहोगे तो चेंज होता रहता है। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए सेम चीजें बता डालिए। इंग्लिश के लिए क्या था मेरा, देखो इंग्लिश तो पहले जो मैंने पढ़ा क्योंकि वाईफाई स्टडी से पढ़ रहा था, तो उसमें एक सर थे हर्षवर्धन। वाईफाई स्टडी का आपने कोई कोर्स लिया था? नहीं यूट्यूब से था, ये पूरा प्री का जो मेरा था पूरा यूट्यूब था। मेंस के लिए हाँ मैंने बैच वगैरह लिया था, तो हर्षवर्धन सर थे उनसे पढ़ते थे। फिर हाँ जब मेंस का आया तो जो गोपाल वर्मा सर हैं उनसे मैंने, जो होता नहीं मेंस के कुछ दिन पहले बैच लॉन्च करते तो क्रैश कोर्स टाइप से, वो मैंने हाँ लिया था। तो बाकी क्या था कि नहीं हाँ सीबीएसई बोर्ड में होने की वजह से इंग्लिश पहले से ही काफ़ी अच्छी थी कॉम्प्रहेंशन वगैरह में, और ये क्योंकि उन चीज़ों को आप पढ़ते आ रहे हो तो वही पैराग्राफ पहले से ही उसमें फिलअप करना है क्लोज में, तो वो चीज़ आपकी अपने आप इंप्रूव हो ही जाती है, इस चीज़ का तो फायदा मिलता है। इंग्लिश में लोगों का एक मिथ रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ आपने किया था? नहीं, न्यूज़पेपर मैंने एक भी दिन नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर मैंने एक भी दिन नहीं पढ़ा। हाँ ये था कि किताबें नॉवेल्स वगैरह हैं ये सब पढ़ा करता था, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ सेंटेंस कैसे लिखा जाता है ये चीज़ आनी चाहिए। क्लोज टेस्ट वगैरह में आपको यही चीज़ ज़रूरत पड़ती है, इसी चीज़ की, नहीं यहाँ सेंटेंस लिखना कैसे, कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ होगा, कोलोकेशन किस वर्ड का क्या है, किसके बाद क्या आना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंटिन्यूसली रीडिंग करते रहेंगे 3, 4, 5 महीने में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें
वो हाँ इंट्यूशन टाइप से आने लगता है कि नहीं अच्छा इसके बाद यही आएगा, यही आएगा। ये चीज़ होता है, रीडिंग से यही फायदा होता है। सही, बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में हाँ, रीडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा वो कैब ब्लैक बुक, यानी प्रीवियस ईयर की सारी बुक है, हाँ प्रीवियस ईयर की सारी वो कैब, उसके अलावा मैंने फिर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ क्योंकि वो कैब अथाह सागर है, तो उसमें वही है कि हाँ कुछ सेलेक्टेड अगर मिल जाए तो बढ़िया है। नहीं वो कैब का ये है ना कि भले लिमिटेड पढ़ो पर बार बार उसको पढ़ो, तभी क्योंकि एग्जाम कर ही नहीं पाओगे अगर आप मान लो अपने 10,000 वर्ड याद कर लिए। अब वो 10,000 वर्ड याद तो कर लिए, लेकिन दिमाग में कितने दिन ये रिटेन, वाली चीज़ है। सही बात वो है। चीज़ है। और इंग्लिश में आपको ऐसा लगता है कोई एडवाइस देना चाहोगे? इंग्लिश में अगर आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया है फिर उसके बाद भैया आप प्रैक्टिस करें, और वो कैब हाँ रिवीजन बार बार वो कैब का करें, नहीं वो कैब जो है दिमाग में टिकती नहीं है। सही बात है। और एक चीज़ हमें इंग्लिश में जो लगती है वो मिक्स प्रैक्टिस, वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अब से ग्रामर के रूल्स हैं, अब नाउन आता है उसके एक्सरसाइज लगाओगे कर लोगे, लेकिन जब मिक्स करोगे तो दिक्कत आएगी। सही बात है, और मिक्स ज़्यादा करनी चाहिए। हाँ। और बाकी ये नाउन प्रोनाउन इसका अलग अलग, तो ये तो आप हाँ जैसे आपने चैप्टर खत्म कर लिया, एक बार कर लिया, नाउन की एक्सरसाइज मुझे लगता है खत्म करने में आपको 1 से 2 दिन लगेगा, लेकिन मिक्स प्रैक्टिस का क्या है, आपको कंटिन्यू जो है आप करते रहिए तो ज़्यादा, हाँ वो ज़्यादा जरूरी, मिक्स वाली कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए आपकी। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग तो वैसे भी अभी तक तो आसान आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से 1 साल से लगभग हल्का सा लेवल बढ़ गया है जब से TCS आया है। तो रीजनिंग के बारे में क्या कहोगे? रीजनिंग के बारे में मेरा यही है कि हाँ रीजनिंग में पढ़ता था, और रीजनिंग का कोई भी मतलब मैंने ना यूट्यूब से देखा था, ना ही मैंने जो है कोई कोर्स वगैरह ले रखा था। लेकिन हाँ बाद में जब मेंस का आया तो फिर मुझे लगा कि नहीं हाँ मेंस में कोई भी चांस नहीं ले सकते। तो एक दोस्त था, उसका एक बैच पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार, तो मुझे क्या था कुछ चैप्टर नहीं क्लियर थे, जैसे अपना ये रैंकिंग वाला हो गया, और सिलॉग मुझे बिल्कुल मतलब मेंस के पहले मेरा था सिलॉग 0 ही था। जब ये जनवरी आई है तो मैंने कहा नहीं अब देना है पेपर मेंस वाला, तो स्लॉग और रीजनिंग आ रही है मेंस में क्योंकि अब की बार ही ऐड हुई है, तो मैंने कहा कि नहीं अच्छा सीख लेते। तो स्लॉग वगैरह मैंने सब जितने भी थे जो मेरे वीक पोर्शन से उनको सब स्ट्रॉन्ग कर लिया था मेंस के पहले। और बाकी हाँ रीजनिंग तो सिंपल रहती ही है ज़्यादातर, अब धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ना शुरू हुआ है, तो हाँ उसमें ये है कि आप अपना वीक पॉइंट ढूंढें। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए रीजनिंग में, तो क्या आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं, फिर तो मुझे नहीं लगता। प्रीवियस ईयर पेपर आप अगर लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं हाँ मेरा कहाँ पे कौन सा वीक पॉइंट है, बस उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी प्रैक्टिस आप डेली कर ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है सब आपका कवर होता है। हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप खुद से चाहो खुद तो से रीजनिंग कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं किसी टीचर की? नहीं, रीजनिंग के लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं है। बस हाँ आपके जो कॉन्सेप्ट वीक है उनको आप देख लीजिए, वो आपको कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगे, उसके लिए आपको कोई स्पेशल कोर्स या परचेज करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। नहीं, बाकी अगर आपने कोई ले रखा है तो इसका मतलब ये नहीं वो कोर्स खराब है। हाँ कोर्स खराब नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, मतलब आपका काम ऐसे भी चल सकता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिरी में सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जीके GS, उसके बारे में 2 शब्द। जीके जीएस का तो मेरा ऐसा था कि जब से मैंने बताया 2020 से, तो तब से मैंने शुरू कर दिया था। अड्डा 247 वगैरह पे जैसे क्या होता था 10-10 क्वेश्चन की क्विज आती थी, और कभी वो CGL के नाम से आ रही, कभी CHSL के नाम से आती, मतलब एक दिन में कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वो क्विज में 10-10 क्वेश्चन वाले जरूर देता था, और वो मैं करीब 2 साल से दे रहा था। तो उससे क्या होता था मेरे कई क्वेश्चन जो हैं स्ट्रॉन्ग होते चले जाते थे। और फिर जैसे लूसेंट मैंने पढ़ी, उससे मैंने हाईलाइट कर लिया। जब एग्ज़ाम आया तो 1 महीने पहले लूसेंट खोली, हाँ हाईलाइटेड पोर्शन जो था वो सब मैंने देख डाला। हाँ तो बस यही सिंपल। बाकी जीके के लिए तो फिर क्योंकि SSC की GS ऐसी होती है कि जो है उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता है। अच्छा, जीके में कभी कोई टीचर का सोचा या कभी किसी से पढ़ा? ना, जीके में तो आज तक ना यूट्यूब ना मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ बुक से। हाँ, बुक्स कौन सी आपने यूज की थी? बुक्स मैंने जनरली जो है लूसेंट से ही पढ़ा था और हाँ प्रीवियस ईयर की फिर मैंने बाद में ली थी राकेश यादव पब्लिकेशन की, एक दोस्त के पास ली नहीं थी बुक। हाँ बुक मैं ज़्यादा लेता नहीं था, ये देखता था कि नहीं अच्छा किसी के पास है तो उससे अपना काम चल जाएगा तो ठीक है। ये अच्छी चीज़ हमें लगती है कि मतलब SSC के फील्ड में हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ से काम चल जाता है। मतलब बहुत बार क्या होता है, मान लो अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और पैसा नहीं किताब के लिए, तो PDF आपको गूगल पे मिल जाएगी उसकी, तो अगर आपका काम चल रहा है तो उससे चला लो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ये चीज़ हमें नहीं मिल पाई जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगर आपका काम चल रहा है तो चला लो, थोड़ा सा जुगाड़ लगाओगे काम बन जाएगा। ठीक। अच्छा, जीके में करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में कुछ? हाँ करंट अफेयर्स को तो मेरा ऐसा था, पहले मेरा ये था कि करंट अफेयर में डेली वीडियो देखता था। फिर मुझे लगा यार डेली वीडियो देख रहे हैं इस, और मतलब करंट अफेयर का क्या है कि हाँ कभी उससे आया कभी नहीं भी आया। तो उन्होंने कहा जब यही है, सर्टेनिटी नहीं है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, जो PDF होती है 6 मंथली वाली वही अपना लेकर के आराम से रट लेते हैं, और जो बाकी बचा वो 1 घंटा उसको हम दूसरे किसी सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फिर मैंने बाद में यही किया कि जो है बाकी जो बचता था टाइम उसको मैथ या फिर जो भी मेरा पोर्शन रीजनिंग वगैरह भी 1 घंटे में आप कर सकते हो तो उसमें कर लेता था। और जब एग्ज़ाम आ जाता था
फिर उस समय जो है एकदम उठाता था कि नहीं, हाँ करंट अफेयर्स की ये पीडीएफ है, इतने इतने पेज की है, इसको इतने टाइम में खत्म करना है ये रहता था। और 3-4 बार उसका रिवीजन, पीडीएफ का 3-4 बार रिवीजन, बस करंट अफेयर्स के लिए यही रहता था। पीडीएफ से बस यही एक फायदा होता है पीडीएफ से कि भाई हम उसे 5 बार 6 बार पढ़ सकते हैं। अब वीडियो मान लो 10 घंटे की है, एक बार तो ठीक है पढ़ लिया, पर दोबारा कैसे पढ़ोगे? अब कुछ लोग बोलेंगे उसके नोट्स बना लिए, तो यार नोट्स बनाने में तो टाइम लगेगा। अब एग्जाम के 15 दिन बाकी हैं, अब आप नोट्स बनाओगे तो फिर वो चीज़ है। और अगर शुरू से शुरू करोगे तो फिर इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है। और वो 3 ऐसे सब्जेक्ट है ना, वहाँ 150 में 150 ला सकते हो। जीके में आप किताबें चाट के फेंक दो, कोई जरूरी नहीं आपके 30 नंबर भी आ जाए, है कि नहीं? अब जिससे प्री में करंट अफेयर्स अच्छे सवाल आए थे, मेंस में नहीं आए। मेंस में आए नहीं। अब जो बच्चा पढ़ के गया वो क्या करेगा? और जो सोचो जिसने डे 1 से डेली नोट्स बनाए हो, उसका क्या होगा कि भाई हम जो चीज डेली 1 घंटा जिसमें टाइम दे रहे हैं वो चीज एग्जाम में पूछी ही नहीं गई। बिल्कुल। अरे मेंस में करंट अफेयर्स का मतलब ये था कि आया ही नहीं था। जीके का तो ऐसा है, तो बाकी 3 में भरोसा रखो और यकीन मानो अगर उन तीनों में अच्छी पकड़ होगी ना तो उन तीनों से अकेले आपका प्री निकल जाएगा। मानते हो? ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि रीजनिंग को और मैथ्स को अपना जो है बेस बना करके चलना चाहिए कि नहीं, हाँ इसमें तो मुझे 40 प्लस लाने हैं, 40 से 45 प्लस जितना आप कर सकते हो, 40 प्लस तो मुझे लगता है कि लाने ही चाहिए। क्योंकि फिर जीएस में आप उतना कर नहीं सकते, और इंग्लिश किसी किसी की बेहतर होती है, बहुत ही बढ़िया, किसी किसी की नहीं। लेकिन हाँ ये है कि अगर इन दोनों में आप लगभग 90 के ऊपर निकाल दे रहे हो, तो बाकी में आप अगर इंग्लिश में 30-35 भी ले आ रहे हो और जीएस में कम से कम 15-20 तो लाओगे 15-20 प्री आपका क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, कुछ बच्चे जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, जो बिगिनर है, जिन्हें 2024 का सीजल देना है, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे कि जो शुरुआत कर रहे हैं जो लोग? तो पहले तो यही है कि सिलेबस आप अपना उठाएं, देखें, उसे पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म करें, ठीक। उसके बाद फिर आप आए प्रैक्टिस में, क्योंकि अभी सीजल 2024 में हो जाता है, टाइम भी अच्छा खासा, तो सिलेबस वगैरह आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, सिलेबस वगैरह पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट पे 70% अगर सिलेबस आप खत्म कर चुके तो फिर मॉक टेस्ट पे आप आ जाइए, मुझे ऐसा लगता है। फिर तो वही आप जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एसएससी प्रैक्टिस पे है ही है पूरा, प्रैक्टिस आप जितना कर ले जाओ उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनके अंदर एक दिक्कत आती है कि भाई हम डेली नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, हमने 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया पर हम डेली 8 घंटे पढ़ नहीं पा रहे, तो डेली कंसिस्टेंस कैसे रहा जाए? कंसिस्टेंसी का तो ये है कि देखिए, अगर आपको कुछ लेना है तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। और मेरे अंदर भी ऐसा होता था कि नहीं, कभी कभी होता था अरे यार आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर ये होता था ना कि भाई 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है, उसके बाद जो मर्जी करना है करना है। और वही है, मेंस हो गया 3 मार्च को था मेरा मेंस, उसके बाद आराम से तब से फ्री बैठे, उसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना तो ये चीज लेकर के चलना चाहिए कि अरे यार अगर नहीं मन कर रहा तो बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो फिर मेरे पास टाइम है ही है ना। तो ये चीज होता है कि नहीं, हाँ इससे आप डिस्ट्रैक्ट थोड़ा कम होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे कि जो हमें लगता है पर्सनली कि जैसे मान लो कभी कभी पढ़ाई मन नहीं लग रहा तो उस दिन पूरा गैप मत करो, भले आधा घंटा पढ़ाई कर लो। क्योंकि होता है कि ना, कोई चीज़ अगर हमने एक बार रोक दी तो उसे शुरू करने में यार 1 दिन और रुक जाते हैं, 1 दिन और रुक जाते हैं, ऐसा लगता है। तो अगर हाँ भले कुछ भी जो आपका मन करे, आधा घंटा पढ़ लो, 15-20 मिनट, हाँ जिसमें आपका मन लगता हो, हाँ जो आपको अच्छा लगता हो पढ़ने में, उस दिन वो पढ़ डालो, तो वो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। पूरा गैप करने से अच्छा है कि जो आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट आप निकाल के पढ़ सकते हैं। अब बस अब ध्यान ये रखना कि मतलब उस दिन पढ़ाई नहीं की तो अगले दिन कवर कर लेना उस चीज को, नहीं तो मौज मस्ती में रहे तो फिर हो चुका फिर। तो बहुत सारे सवाल पूछे, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, हम या भाई कोई ना कोई वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर कर देगा। बाकी अब एक आखिरी सवाल कि भाई जाने से पहले बच्चों को एक आखिरी लाइन जो आपके हिसाब से जो उन्हें मोटिवेट करे और जो उनकी एक ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपको यहाँ तक लाई कि आज आप ASO बन पाए हो, आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिली जो बहुत अच्छी जॉब है, ठीक। तो एक ऐसी चीज़ जो आप बोलना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंट रहें आप और मेहनत करते रहें, क्योंकि ऐसा ना अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कहीं दिमाग से निकल के भाग जाएगा, आ रहा है आपके दिमाग में ही, तो लगे रहो, आज नहीं तो कल मिलेगा, तो भाई उस चीज का कभी ना कभी आपको मिलने वाला है उसका फल। आपके वो दोस्त की लाइन बड़ी सही लगी, वो भी बता दो। वो क्योंकि वो कहता था भाई देखो पढ़ने से कभी कोई मरा तो है नहीं। मैंने कहा हाँ यार ये तो है भाई, सही बात है। तो वो कहता था हाँ भाई तो फिर पढ़ो यार, आराम से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और मुझे भी ये लगता था यार सही बात है, ऐसा तो है नहीं कि अच्छा, मुझे कभी कभार ये होता है कि नहीं हाँ मन नहीं कर रहा है, मेहनत करने का मन नहीं करता है, तो ये लगता है यार, लेकिन फिर क्या कभी ऐसा है कि नहीं अच्छा बिना मेहनत करे कुछ होगा भी नहीं, या तो ऐसा कुछ हो कि नहीं 30 साल के बाद हो जाएंगे, उसके बाद बिना मेहनत के सब मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद भी आपको मेहनत तो करनी है, तो जो कल करना है वो आज ही क्यों नहीं कर लेते हो, ऐसा मुझे लगता है ना। तो और आज तो ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हैं। और सच्चाई ये, आज मेहनत नहीं करोगे तो 2-3 साल अभी घर वाले खिला रहे हैं वो सब चीज़ें ठीक है, 2-3 साल बाद फिर जब मेहनत करोगे तो वो जिंदगी भर करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि अभी के कुछ 1 साल टाइम दे के मेहनत कर लो, सिलेक्शन ले लो।
बाकी हम लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, खुद पे भरोसा करना कभी छोड़ना मत। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं, सिर्फ तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई टीचर, कोई मेंटोर कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे केस में हमें जो सबसे सही चीज़ अपने अंदर लगती थी वो ये, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 22 में, सॉरी 18 में नहीं होगा, 19 में होगा, 19 में नहीं होगा, 20 में होगा, 20 में नहीं होगा, 22 में होगा, पर मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और इसीलिए मेरा 18 में सिलेक्शन हुआ। तो खुद पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है हम दोनों लोगों की बातों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और भाई ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इन्हें इनकी जर्नी के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक, और बहुत मज़ा आएगा। दिल्ली में रहेंगे अब तो मिलते जुलते रहेंगे, दोस्त बन के अपन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ भी आपका सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका आंसर हम या भाई कोई ना कोई कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।